ईरान ने इस वक्त जवाबी हमले में पूरे मिडिल ईस्ट को झोंक रखा है। लगातार हमले जारी हैं। करीब 15 देशों को इसमें वो जद में ले चुका है। इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मगर अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है, वो किस तरीके से जवाब दे रहा है। अमेरिका, इजराइल क्या कर सकता है, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ सकता है ईरान को रोकने के लिए, क्योंकि उनका जो पहला मकसद था कि रजीम चेंज हो जाए, वो उसमें सफल नहीं हो सकी। तो आगे अब किस तरफ ये युद्ध जा रहा है, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, अमेरिका के पास क्या रास्ते बचे हैं, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। मेरे साथ विनय सुल्तान है। विनय, क्योंकि ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, इस पर खूब खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान गुस्से में है, इमोशनल है, शायद से बाद उसके नेता खत्म हुए हैं, तो उनका जवाब आ रहा है और हर तरफ उसके असर भी दिख रहा है। अमेरिका, यूएस की तरफ से भी हमले जारी हैं, ये सबको पता है। ईरान में बताया जा रहा है अब तक 550 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। तो अब स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? रजीम चेंज तो हो नहीं पाया। दरअसल जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत इनकी स्ट्रेटजी यही थी कि शुरुआत में 48 इन्होंने टॉप लीडरशिप वहाँ की ईरान की खत्म कर दी थी, जिसके बाद इजराइल का ये मानना था कि अंदर ही हम रिवॉल्ट खड़ा कर देंगे, अंदर ही हम प्रदर्शन करवा के और वहाँ पे रिजीम चेंज करवा लेंगे। लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी मेरी कुछ समय पहले जो है ईरान में कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पे जो एंटी रिजीम जो जितने भी लोग थे, वो भी अब जो है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अभी ये कैसे हो सकता है? मतलब जो लोग आप कह रहे हैं कि खमने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनके भरोसे जो है नेतन्याहू वहाँ पे रिजीम चेंज करवाना चाह रहे थे, दरअसल वहाँ पे सेंटीमेंट अभी इतना इमोशनल है कि वो लोग भी जो है अभी रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका और इजराइल के सामने रास्ता क्या बचता है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा था कि ये वॉर जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी हम निपट जाए, मतलब 48 घंटे 72 घंटे में हम रिजीम चेंज करके वहाँ पे और अपने आप को फतेह, जो अपने आप को विनर डिक्लेयर कर ले, हमारी विक्ट्री डिक्लेयर कर ले। लेकिन वैसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर है और कितना लंबा चलेगा किसी को कुछ पता नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प तो बोले भी हैं कि ये 4-5 हफ्ते पहले उन्होंने बोला था कि 4 दिन में खत्म कर देंगे। अच्छा। फिर अब ये 4 हफ्ते पे आ गए हैं। अब 5 हफ्ते बोला हाँ, जा रहा है। अब 5 हफ्ते। तो अब देखिए मतलब कि और अभी वॉशिंगटन पोस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉशिंगटन पोस्ट में जो एक आर्टिकल छपा है इस पूरे के पूरे सिचुएशन पे, वो ये बता रहा है कि पेंटागन में जो अमेरिका का सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बहुत एंजाइटी देखने को मिल रही है कि अब जो है ये वॉर किस तरीके से डेवलप होता है, कैसी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। वो इस तरीके की उम्मीद जो है अमेरिका को और इसराइल को नहीं थी, जिस तरीके का रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आ रहा है। मतलब इनका पहले एजेंडा साफ क्लियर था कि हम हमला करेंगे, रजीम चेंज कराएंगे, अपने किसी व्यक्ति को वहां बैठाएंगे और चीजें हमारे हक और कंट्रोल में आ जाएंगी और काम खत्म। पर ऐसा नहीं होगा है। और अब क्या है कि अब अगर कल से आप जो है हमले इनके देखेंगे, तो अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ईरान की जो मिसाइल जो स्टॉक पाइल है उसको खत्म किया जाए, ईरान में जो मिसाइल बनाने वाले जो फैसिलिटीज हैं उनको खत्म किया जाए, ताकि ईरान की तरफ से इस किस्म का रिटेलिएशन नहीं आएगा। और साथ के साथ इजराइल एक और कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उनके हेडक्वार्टर्स को अटैक किया जाए, और दूसरी चीज पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको अटैक किया जाए। वहाँ पे जो साइबर पुलिस थी उसके हेडक्वार्टर को तेहरान में अटैक किया गया, ताकि कल को अगर जब प्रदर्शन हम करवाएं तो उस प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान के पास में इनफ फोर्सेस ना हो। तो वैसी स्थिति जो है, तो उसके लिए एक ग्राउंड तैयार करने के लिए कि रिजीम चेंज का ग्राउंड, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 1.5 महीने बाद हो, लेकिन जब अगली बार जब प्रदर्शन हो तो किसी निर्णायक भूमिका में पहुंचे। क्योंकि 12 डे वॉर के बाद में इजराइल की तरफ से 2 बार ये कोशिश की गई कि यहाँ पे रिजीम चेंज करवा ली जाए, लेकिन दोनों बार ये असफल हुए। उस समय अमेरिका ने भी ये कहा था कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर अगर ईरान की सत्ता ने जो है सख्ती बरती तो हम बीच में पड़ेंगे, लेकिन कहीं बीच में नहीं पड़े। वहाँ पे 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए उस प्रदर्शन में, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला। तो ये स्थिति बनी थी, जिसके ऊपर हमने आपको लगातार न्यूज़ पिंच पे पहले भी अपडेट किया था। तो अब ईरान की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि वहाँ के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए, ताकि कल को जनता अगर उतरे सड़कों पे तो वो उसको रेसिस्टेंस ना फील करना पड़े। ये अब इंतजार करेंगे उस वक्त का जब वापस से जनता तैयार हो प्रोटेस्ट करने के लिए रजीम के खिलाफ, और उससे पहले वो एक तैयारी करना चाहते हैं ताकि उस जनता को दिक्कत ना हो, उसको ये अश्योर कर पाए कि आप पे हमले नहीं होंगे। तो उसके लिए उनकी जो IRGC है या जो उनके जो अभी फिलहाल खतरा नजर आ रहा है, मिसाइल्स, उनके हेडक्वार्टर्स, जो डिफेंस हेडक्वार्टर्स है, सबको ध्वस्त किया जाए। तो ये पूरी के पूरे तरीके से ये जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उसको ध्वस्त करने की कोशिश जो है इजराइल और अमेरिका की तरफ से की जा रही है, जो उनका प्लान भी है। क्योंकि प्लान ये जो है वो सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो तुरंत रिजीम चेंज होनी थी, वो नहीं होती हुई दिख रही है। तो वैसी स्थिति में और अब आप अगर ईरान की बात करें तो ईरान जो है अभी सर्वाइवल का युद्ध लड़ रहा है। अभी IRGC को जो है सिर्फ ये चाहिए कि उनको 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का जो है वो गैप मिल जाए, क्योंकि उनका भी जो मिसाइल स्टॉक पाइल है वो लगातार खत्म होता जा रहा है और उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो मिसाइल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके स्टॉक पाइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके ड्रोन स्टॉक पाइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान ये चाहता है कि कैसे भी उसको सांस लेने की जगह मिले,
क्योंकि आईआरजीसी की बड़ी लीडरशिप खत्म हो गई, पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी खत्म हो गई है, तो वैसी स्थिति में वो अपने आप को वापस से संभल कर पाएँ और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके फिर वो वापस से मुकाबला करें। तो वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो लगातार, एक तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है, वो ओमान के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो सऊदी में इन्होंने ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया है। तो जो ये हमले शुरू हुए हैं, कुवैत में शुरू हुए हैं, तो तमाम जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट की, जो गल्फ कंट्रीज हैं, इकोनॉमी पे चोट कर रहे हैं। इकोनॉमी पे चोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे अचानक से जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट गिरेगा। आज भारत का स्टॉक मार्केट लगभग 2 से 2.5% गिरा है, दुनिया भर का गिरा हुआ है, दुनिया भर का गिरा है। मैं भारत का बताया जा रहा है 10% ऊपर चले। हाँ, मैंने जब सुबह चेक किया था तो 7-7.5% अब था, और अभी पता नहीं अभी क्या अपडेट है, लेकिन मतलब ये ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना तय है, मतलब कि वो लगातार ऊपर जाएंगे, और जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। और कमाल की बात ये है कि अमेरिका की इस वॉर ने, जो अमेरिका ने छेड़ा है ईरान के खिलाफ, उस वॉर के बाद में स्थिति ये बनी कि रशियन जो क्रूड ऑयल कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स जो हैं वो तेजी से ऊपर चढ़े हैं, तो उनको फायदा हो रहा है इस चीज़ का। तो इस वॉर का एक अकेले अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का ऐसा माना जा रहा था कि वेनेजुला में इनके हाथ में जब से ऑयल रिसोर्सेज आए, उसके बाद में ये ऑयल के प्राइस बढ़वाने की कोशिश करेंगे, तो अमेरिका को भी इससे फायदा होगा। लेकिन उसका एक असर ये भी हो रहा है कि रशिया को जो है वो फायदा हो रहा है। इस बीच में सऊदी ने अपने प्रोडक्शन बंद कर दिए हैं, कतर ने अपने प्रोडक्शन जो नेचुरल गैस के थे वो बंद कर दिए हैं। स्ट्रेटेजी की बात कर दी, बताइए। मेरे मन में सवाल है कि ईरान अकेला इतने सारे देशों से पंगा ले रहा है ना, तब जैसे सऊदी, कतर, ओमान, सब पे हमला करने पे एकदम आमादा है। तो आसपास जितने भी देश हैं वहाँ के मिडिल ईस्ट के, तो ये कैसे मैनेज होगा, मतलब बाद में कैसे संभालेगा? इतने सारे देश वापस से पलटवार करने लगे तो कैसे मैनेज होगा? नहीं, पलटवार करने की स्थिति में नहीं। आप देखिए कि तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहाँ पे ईरान के पक्ष में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, पर उनकी लीडरशिप है, उनकी धमकियां, चेतावनी तो आ रही है। धमकी चेतावनी तक ही सीमित है, और ये पहली बार ऐसा नहीं है। पहले भी हुती से ईरान की तरफ से जो है, हुतीज ने ईरान के कहने पे अरामको पे पहले भी हमले किए हैं। उस समय भी सऊदी ने जो है खून का घूंट पी के वो लोग रह गए थे, उन्होंने वापस से रिटेलिएट नहीं किया था। और उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी तभी तक जो है वो लोगों स्टैंड आई तभी तक, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे जो है वो राज सत्ताएँ हैं, वहाँ पे प्रिंस हैं और राजा हैं और सुल्तान हैं। तो इस तरीके की स्थिति वहाँ पे कोई बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। तो वैसी स्थिति में उनको ये पता है कि अगर हमारी जनता ने ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया ईरान के बहाने ही, तो हमारी स्थिति जो है वो गंभीर होने वाली है। तो वैसी स्थिति में बहुत फूंक पे कदम रख रहे हैं। जैसे आप ये समझिए कि डेमोक्रेटिक सरकार होती है और एक अगर राजशाही है, तो राजशाही का जो है अपनी असुरक्षाएं जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक चुनी हुई कंट्री से ज़्यादा होती हैं। तो ये वहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये बहुत संभल के ये कदम रखेंगे, ये किसी भी हालत में, हालांकि ये अमेरिका की मदद पूरी कर देंगे, उनको जगह दे देंगे, तमाम सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन ये खुलेआम अभी ईरान के खिलाफ दिखने से बचेंगे। ये सिर्फ धमकियाँ देंगे, ये कहेंगे बातचीत की टेबल पर लौटिए। कल जो है इजिप्शियन राष्ट्रपति ने और ओमानी सुल्तान ने और उसके अलावा किंग ऑफ जॉर्डन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था, उसमें ये कहा था कि अब जो है यहाँ पे जो है इसको युद्धबंदी कर दी जाए और उसके बाद में हम लोग वापस टॉक के टेबल पे जेनेवा चलते हैं। लेकिन अब ईरान जो है इस पे साफ इनकार कर रहा है। वो कल आप ये समझिए कि एक देश के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ये कह रहे हैं कि ईरान हमसे बात करने के लिए तैयार है, और उन्होंने हमसे कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार और मैंने हाँ कर दी है और उनके प्रस्ताव पे, और तुरंत ईरान का रिफ्यूट आ जाता है कि नहीं हम बात कुछ नहीं, अमेरिका के साथ में कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो ये आदमी जो हमारे वॉर को रुकवाने का क्रेडिट ले रहा था और तमाम सारी चीजें कर रहा था, इनकी ये स्थिति है, अपने वॉर को ही रुकवा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल जो स्ट्रेटजीज हैं क्या हो सकती हैं, किसका क्या फिलहाल एम है, गोल है, किस तरीके से अमेरिका चाह रहा है कि रेजिम चेंज के लिए एक माहौल बनाया जाए ईरान में? ईरान क्या कर रहा है, सबको जो है कंज्यूम करके किस तरीके से टाइम ले रहा है ताकि वापस से वो अपनी लीडरशिप उभार पाए, सुप्रीम लीडर अगला कौन हो ये तय कर पाए, तमाम जो सेना की सैन्य जो पोजीशंस हैं उन पे आदमी अपॉइंट कर पाए। तो सबकी अपने अपने जो प्राथमिकताएं हैं वो इस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी हमारी नज़र भी इस पूरे माहौल में बनी हुई, जो कि मिडिल ईस्ट गल्फ रीजन के हालात जो है बड़े नाजुक है, और इसका असर जाहिर सी बात है, जब ऑयल पे असर पड़ेगा, गैस पे असर पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, उसका असर पूरी दुनिया पड़ेगा, तो ऑयल प्राइसेस आगे बढ़ेंगी और उसका असर हम पर, आप पर भी आएगा। तो हमारी नज़र है, हम लगातार आप तक ऐसे ही जो भी अपडेट्स हैं पहुंचाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान थे और कैमरे पे सुधांशु। शुक्रिया।